जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ साथ आपको करंट अफेयर के विश्लेषण और उससे जुड़े हुए परंपरागत प्रश्न है। तो आइए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप इस वीडियो को रेगुलर देखते हैं तो इससे आपके एग्ज़ाम में आपको डबल फ़ायदे मिलेंगे। एक, सबसे पहला जो आपका करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न है वो नहीं छूटेंगे। दूसरी बात यह होगी कि इससे जुड़ा जो परंपरागत प्रश्न है वो भी नहीं छूटेगी। तो आइए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। तो ये जो इसरो है, ठीक है, इसरो कहने का मतलब है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसरो के द्वारा क्या है कि दिसंबर 2020 से पहले अपना एक नया रॉकेट जो है उसे लॉन्च करने की क्या है योजना है। तो भारत का जो नया रॉकेट होगा वह रॉकेट है आपको SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि दिसंबर 2020 से पहले तक इसरो जो है अपना एक नया जो सैटेलाइट है उसे लॉन्च करेगा, ठीक है, यानी कि नया रॉकेट जो है उसे लॉन्च करेगा। और ये जो नया रॉकेट है वह क्या है, SSLV है। तो SSLV का पूर्ण रूप क्या होगा, तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो आइए जान लेते हैं कि इससे पहले भी क्या है कि भारत के पास क्या है कि कई सारे रॉकेट है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो भारतीय रॉकेट था वह था आपको SLV कहने का मतलब हुआ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसे भारत सरकार के द्वारा पहली बार 1979 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद आपको ASLV यानी ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसे भारत सरकार के द्वारा 1987 में क्या किया गया था कि आपको लॉन्च किया गया था, ठीक है। और भारत में जो अंतरिक्ष से जुड़े हुए कार्य है इसके लिए जो जिम्मेदार संस्था है वो आपको इसरो है। आइए, इसके बाद है एक रॉकेट जो है भारत का सबसे विश्वसनीय रॉकेट जो है आपको PSLV। तो PSLV का सबसे पहले पूर्ण रूप क्या होता है, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके बाद है आपको GSLV जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसी को कहा जाता है। तो देखिए, तो यह भारत का क्या है कि पूर्व से स्थित रॉकेट है, ठीक है। और भारत दिसंबर 2020 में जो नया रॉकेट लॉन्च करेगा उसका नाम है आपको SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये जो SSLV है इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। अब आइए हम बात करते हैं कि इसे लॉन्च कौन करेगा, इसरो। तो जान लेते हैं कि इसरो का सबसे पहले क्या महत्व है हमारे भारत के लिए, ठीक है। तो देखिए, इसरो का पूर्ण रूप होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो ये जो इसरो है भारत में अंतरिक्ष संबंधी कार्यों के लिए जिम्मेवार है। तो कभी कभी प्रश्न इसरो से पूछ लिया जाता है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है। तो इसरो का मुख्यालय जो है वो आपको बेंगलुरु है और इसका जो गठन हुआ था वो आपको 15 अगस्त 1969 को। और इसरो के जो संस्थापक थे वो आपको विक्रम अम्बाला साराभाई थे, जिन्हें भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता कहा जाता। और इसरो के प्रथम अध्यक्ष भी जो थे वो आपको विक्रम अम्बाला साराभाई थे। और वर्तमान में जो इसरो के अध्यक्ष है वो आपको कौन है, तो आपको K शिवन है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसरो के बारे में इन सारे तथ्यों को आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आया था आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा। तो आइए थोड़ा सा आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो आंध्र प्रदेश है, ठीक है, इसका जो गठन हुआ था वो आपको तेलुगु भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को। और ये जो आंध्र प्रदेश है इसकी राजधानी कहाँ है, तो ये आपको अभी हैदराबाद है, लेकिन इसकी जो प्रस्तावित राजधानी है वो आपको अमरावती होगी, ठीक है। आंध्र प्रदेश का जो सबसे बड़ा शहर है वो आपको विशाखापट्टनम है, जबकि यहाँ के अभी जो राज्यपाल है वो आपको विश्वभूषण हरिचंदन है। वही मुख्यमंत्री जो है आंध्र प्रदेश के वो अभी आपको जगनमोहन रेड्डी है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं विधानमंडल की, तो यहाँ पर जो विधानमंडल है वो आपको द्विसदनीय है। क्या है, द्विसदनीय है, ठीक है। जहाँ पर आपको क्या है कि विधानसभा सीटें जो है 175 है, विधान परिषद की जो सीटें है वो आपको 58 है, वहीं लोकसभा की सीटें जो है वो आपको 25 है और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो आपको 11 है। तो आइए थोड़ा सा आंध्र प्रदेश के बारे में और विशेष जानते हैं। तो आंध्र प्रदेश जो है आपको वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क और इसके अलावा आपको पापीकोंडा नेशनल पार्क के लिए भी क्या है जाना जाता है, ठीक है। दूसरी बात कि आंध्र प्रदेश में जो है नागार्जुन सागर बांध जो है आपको कृष्णा नदी पर, इसके लिए भी आंध्र प्रदेश जो है जाना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इन सारे चीज़ों को आप वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। अब बात करते हैं वर्ष 2020 में जो केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है अभी हाल ही में आपको रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा। तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा
आगे जो एग्ज़ाम होगा उसमें पूछा जा सकता है कि वर्ष 2020 में जो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला है वो आपको किसे मिला है, ठीक है। तो वह आपको फ्रांस की जो महिला वैज्ञानिक है इमैनुअल शारपेंतिएर तथा अमेरिकी महिला वैज्ञानिक जो है आपको जेनिफर डोडना, तो इन दोनों को संयुक्त रूप से वर्ष 2020 के जो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार है वह दिया जाएगा। तो इन लोगों ने क्या किया मिलकर कि जेनेटिक सीजर यानी कि जीनोम एडिटिंग की जो कैंची है उसकी क्या की है अहम खोज की। तो यहाँ से एक शब्द आया आपको जीनोम एडिटिंग। तो देखिए जीनोम एडिटिंग एक ऐसा पद्धति है जिसके द्वारा क्या होता है कि वैज्ञानिक जो होते हैं किसी भी जीव जंतु के क्या होते हैं कि आपको डीएनए में क्या कर सकते हैं संशोधन कर सकते हैं, यानी कि उस जीव जंतु में से डीएनए के कुछ हिस्से को काट कर किसी दूसरे जगह उसको प्रत्यास्थापित किया जा सकता है, ठीक है। तो इसी महत्वपूर्ण खोज के लिए वर्ष 2020 का जो नोबेल पुरस्कार है केमिस्ट्री का वो आपको फ्रांस के महिला वैज्ञानिक इमैनुअल शारपेंतिएर और आपको अमेरिकी वैज्ञानिक जो है जेनिफर डोडना, ठीक है, इनको संयुक्त रूप से दिया जाएगा। अब हम यहाँ से बात करते हैं कि वर्ष 2019 में जो नोबेल पुरस्कार मिला था आपको केमिस्ट्री के क्षेत्र में वो किन्हें दिया गया था, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है। तो देखिए वर्ष 2019 में लिथियम आयन बैटरी की खोज करने के लिए आपको जॉन गुड एनफ, स्टैनली व्हिटिंगम व अकीरा योशिनो को क्या होता है कि संयुक्त रूप से केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2019 में मिला था। अब यहाँ से बात करते हैं कि नोबेल पुरस्कार जो है वो आपको कब से दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार जो है 1901 से दिया जाता है और अब तक नोबेल पुरस्कार पाने वाली जो महिला है यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में वह 5 है और एकमात्र महिला है आपको मैडम क्यूरी, जिन्हें क्या है कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी और आपको भौतिकी के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। और नोबेल पुरस्कार आपको 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो वह 6 क्षेत्र कौन कौन है, तो देखिए साहित्य हो गया, शांति हो गया, इसके अलावा आपको अर्थशास्त्र हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, भौतिकी हो गया और चिकित्सा हो गया। तो इन 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार जो है दिए जाते। तो प्रारंभ में नोबेल पुरस्कार जो था 5 क्षेत्रों में ही दिया जाता था, लेकिन वर्ष 1969 से क्या हुआ है कि आपको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। अब आइए अब हम बात करते हैं कि प्रतिवर्ष को क्या होता है कि ये जो प्रतिवर्ष है 8 अक्टूबर को, ठीक है, भारत में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो वायुसेना 2020 में जो अपना क्या किया है कि 88वीं वर्षगांठ जो है वह मनाई, यानी कि वर्ष 2020 में वायुसेना की कौन सी वर्षगांठ थी, कौन सी सालगिरह थी, तो 88वीं थी, ठीक है। और इस समारोह का जो आयोजन किया गया था वो आपको इंडियन एयरवेज, और इंडियन एयरवेज जो है वो आपको गाजियाबाद में। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि इंडियन एयरवेज जो है वह भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा एयरवेज है। तो आखिरकार ये जो प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को ही भारतीय वायुसेना दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन वर्ष 1932 में भारतीय वायुसेना की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और इससे पहले रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। लेकिन क्या हुआ कि आज़ादी के बाद ये जो रॉयल इंडियन फोर्स है इसका नाम बदलकर इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया है, ठीक है। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ये जो इंडियन एयरफोर्स है इसका आदर्श वाक्य क्या है। तो देखिए इंडियन एयरफोर्स का जो आदर्श वाक्य है वह है आपको नवः स्पृशम दीप्तम, और यह आदर्श वाक्य जो है आपको गीता से लिया गया है। और फिर यहाँ से प्रश्न आपसे ये भी किया जा सकता है कि भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष जो है वह अभी आपको कौन है। तो भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष जो अभी आपको RKS भदौरिया है। और एक चीज़ और याद रखेंगे कि भारतीय वायुसेना जो है इसका विश्व में अपना क्या है एक अलग स्थान है। और हम यहाँ से जान लेते हैं कि भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख लड़ाकू विमान है उनमें कौन कौन है। तो जैसे उनमें देखिए अभी राफेल हो गया, मिराज 2000 हो गया, इसके अलावा MiG-29 हो गया, ठीक है, सुखोई हो गया और अपना स्वदेश निर्मित जो है तेजस है, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्लियर रखना है। अब आइए अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि अभी हाल ही में क्या है कि आपको फ्रेंच ओपन का मुकाबला जो है वो आपको चल रहा है और फ्रेंच ओपन का जो फाइनल है वो आपको 2 से 3 दिन में क्लियर हो जाएंगे। तो आइए हम थोड़ा सा जानते हैं सबसे पहले कि ये जो ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है जिसको हम लोग मेजर टूर्नामेंट भी कहते हैं, तो इसमें जो सबसे पुराना टूर्नामेंट है वह है आपको विंबलडन, जिसकी शुरुआत 1877 में हुआ था। उसके बाद है आपको US ओपन जिसकी शुरुआत 1881 में हुई थी। उसके बाद है फ्रेंच ओपन, इसकी शुरुआत 1891 में हुई थी। और ऑस्ट्रेलियन ओपन इसकी शुरुआत वर्ष 1905 में हुई थी। तो आपसे यहाँ से एक प्रश्न किया जा सकता है कि वर्ष का पहला टूर्नामेंट कौन होता है। तो वर्ष का जो पहला टूर्नामेंट होता है वो आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। और उसके बाद वर्ष का जो अंतिम टूर्नामेंट होता है वो आपको कौन होता है, US ओपन होता है, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है, याद रखना है। अब बात इतनी है ऑस्ट्रेलियन ओपन कहाँ खेला जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होते हैं वो आपको
हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। वहीं फ्रेंच ओपन आपको लाल बजरी पर खेले जाते हैं। विंबलडन जो होते हैं वो आपको घास पर खेले जाते हैं। यूएस ओपन जो है हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। तो हम क्या देखें कि वर्ष का पहला टूर्नामेंट और अंतिम टूर्नामेंट जो है हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो वर्ष का पहला टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन और अंतिम टूर्नामेंट जो होते हैं आपको यूएस ओपन, ठीक है। तो यह जो है आपको किस पर खेले जाते हैं, हार्ड कोर्ट पर, जबकि आपको ये जो फ्रेंच ओपन है लाल बजरी पर खेले जाते हैं। इसके अलावे आपको विंबलडन जो होते हैं वो आपको घास पर खेले जाते हैं। तो इन सारे चीज़ों को आपको याद रखना है। अब यहाँ से बात आती है कि रोजर फेडरर जो है, ठीक है, जो कि आपको स्विट्जरलैंड के एक महान खिलाड़ी है। तो रोजर फेडरर को हार्ड कोर्ट का बादशाह कहा जाता है, जबकि आपको राफेल नडाल को लाल बजरी का बादशाह कहा जाता है। तो अभी रोजर फेडरर के पास क्या है कि आपको सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का पुरुष रिकॉर्ड है और इन्होंने अब तक 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जो है वह जीत चुके हैं। दूसरे नंबर पर नाम आता है लाल बजरी के बादशाह राफेल नडाल का, जिनके नाम आपको 19 खिताब है ग्रैंड स्लैम का, ठीक है। और अभी जो है ये जो फ्रेंच ओपन है उसका जो है मुकाबला चल ही रहा है और ये जो राफेल नडाल है वो आपको सेमीफाइनल तक पहुंच चुके हैं। कहीं इस बार वो अगर क्या होता है कि फ्रेंच ओपन जीतते हैं तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि ये रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर लेंगे। और वहीं महिला वर्ग में अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का, तो वह है आपको ऑस्ट्रेलिया की मार्गरेट कोर्ट और इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है सेरेना विलियम्स। तो मार्गरेट कोर्ट के नाम जो है 24 खिताब है और सेरेना विलियम्स के नाम जो है वो आपको 23 ग्रैंड स्लैम खिताब है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं से किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, हम आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।